हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर जीएसटी का, जिसका कि पेपर हमारा कल है। उसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कई सालों में देखे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूल जीएसटी? ड्यूल जीएसटी से आपका क्या मतलब है? ड्यूल जीएसटी टैक्सेशन का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर। ये सिस्टम इंडिया के अंदर जीएसटी रिजिम के अंदर आया था 2017 में। ड्यूल जीएसटी की एक्सप्लेनेशन क्या है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्रोडक्ट एक ही शहर के अंदर सेल किया है 100 रुपये का, तो उसमें जीएसटी 18% की बनती है, जिसमें कि आपको सीजीएसटी 9% देना होगा और एसजीएसटी 9% देना होगा। टोटल जीएसटी आपकी 18% हो गई। इफ़ द सेल इज़ बिटवीन टू स्टेट्स, अगर सेल दो स्टेट के बीच में हो रही है तब वहाँ पर आईजीएसटी आपको पे करनी होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, जो कि मोस्टली 18% रहती है। ड्यूल जीएसटी क्यों ज़रूरी थी हमारे लिए? सबसे पहले कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वहाँ पर बोथ सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास ही टैक्सेशन की पावर है, इसलिए ड्यूल जीएसटी का होना इम्पॉर्टेंट था कि दोनों में डिवाइड की जाए। ड्यूल जीएसटी इंश्योर बोथ गवर्नमेंट गेट रेवेन्यू फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन। ड्यूल जीएसटी के थ्रू दोनों ही गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू जाता है सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर, जिससे कि उनका रिवेन्यू जनरेशन काफ़ी अच्छा होता है। इसके बेनिफिट्स हैं कि हम डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर सकते हैं। दो बार जो टैक्स लगता है, हम सेम ही ट्रांजेक्शन के अंदर उसको हमने टैक्स पे कर दिया, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी। पूरे कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिस्टम से एक काम होता है और टैक्स कंप्लाइंसेस इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, हाउ वुड यू डिटरमाइन द नेचर ऑफ इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस? आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी गुड इंटर स्टेट की है या इंट्रा स्टेट की है कि जीएसटी के अंदर आएगी? तो ये बेसिकली हमें पता चलेगा लोकेशन ऑफ सप्लायर से और प्लेस ऑफ सप्लाई से। जैसे कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई को हम देखें तो अगर गुड्स और सर्विसेज स्टेट और टेरिटरी के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो वो हमारे इंट्रा स्टेट के अंदर आएगी। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी की होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक डीलर ने अपने जो गुड्स हैं दिल्ली के कस्टमर को सेल किए हैं, तो यहाँ पर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाई जाएगी, जिसके अंदर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर गुड्स और सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई होती है, जिसकी कंडीशन है कि जो सप्लायर की लोकेशन है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट की होती है। फॉर एन एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के एक ट्रेडर ने अपने गुड्स को सप्लाई किया है अपने गुजरात के कस्टमर को, तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी और यहाँ पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब हाउ टू फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई का हम कैसे पता लगाएं फॉर गुड्स? व्हेन गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो लोकेशन कहाँ पर किस लोकेशन पर डिलीवर हो रहा है, उससे हमें पता चलेगा। अगर गुड्स मूवमेंट नहीं कर रही है प्लेस ऑफ सप्लाई में, तो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम वो गुड्स कहाँ पर थी, हम उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। अगर तो गुड्स मूवमेंट में है तो हम ये देखेंगे कि उसका डिलीवर्ड कहाँ हुआ है। सर्विसेज के लिए जनरल रूल्स ये हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ द रिसिप्टेंट, यानी कि रिसिप्टेंट की लोकेशन पता होनी चाहिए सर्विस की कि हम अपनी सर्विस कौन से स्टेट में हमारी यूज़ की जा रही है, या फिर सप्लायर की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर क्राइटेरिया टू यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट?
इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपके अंदर आपकी क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली वो होता है जिसमें कि हम जीएसटी, जैसे कि हम अपनी जीएसटी परचेज़ के ऊपर पे कर रहे हैं, उसी जीएसटी को हम यूज़ करते हैं अपनी सेल आउटपुट की जीएसटी को यूटिलाइज़ करने के लिए। जो हम सेल में जीएसटी भर रहे हैं, हम उसे परचेज़ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो कि जीएसटी हमें परचेज़ में हमने भरी है, हमें बाद में मिलेगी। इसके की क्राइटेरिया यूटिलाइज़ करने की ये होते हैं। सबसे पहले आपका जो टैक्स इनवॉइस है और जो आपका डेबिट नोट है, वो एक सही डॉक्यूमेंट रजिस्टर सप्लायर के द्वारा आपके पास होना चाहिए, सही फॉर्म में। सेकेंड इज़ रिसिप्टेंट ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस रिसीव होने की एक्चुअली रिसीव्ड एंट्री आपके पास होनी चाहिए। Tax has been paid by supplier. The supplier must have paid the tax charge on your purchase to the government. सप्लायर ने उस इनवॉइस के ऊपर अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया हो, आप तभी उसको ले सकते हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न। थर्ड इज आप अपनी इनपुट GST 3B के अंदर क्लेम कर सकते हैं जब आपने अपनी GST रिटर्न फाइल की हो। इनवॉइस अपीयर इन GSTR 2B। GSTR 2B के अंदर जो इनवॉइस दिख रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वही उसी के लिए आप GST क्लेम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी एरर की वजह से आपके इनवॉइस नंबर सेम नहीं है, अमाउंट ठीक नहीं है, इस वजह से वो 2B के अंदर शो नहीं करते, तो आप उन इनवॉइसेस की GST क्लेम नहीं कर पाते हो। जो टोटली सप्लायर से मैच हो रहे हैं, उन्हीं की GST आप क्लेम कर पाओगे। पेमेंट टू सप्लायर। 180 डेज़ के अंदर उस इनवॉइस की पेमेंट आपने सप्लायर को पे कर देनी चाहिए। अगर आप पे नहीं करते हो तो ITC रिवर्स चार्ज और रिक्लेम नहीं कर सकते आप। ITC क्लेम विद इन टाइम लिमिट। ITC क्लेम करने की भी एक टाइम लिमिट होती है। 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। उस एक फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आप अपनी फाइलिंग कर सकते हो। द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न GSTR 9 के अंदर। गुड्स नॉट यूज फॉर पर्सनल यूज़। जो सामान आप खरीद रहे हो वो आपके पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर वो पर्सनल कंजप्शन के लिए है तो आप उस पर अपनी GST क्लेम नहीं कर सकते हो इनपुट। नो ITC फॉर ब्लॉक्ड क्रेडिट। ITC कुछ चीज़ों पर नहीं एलिजिबल होता है, जैसे कि मोटर व्हीकल्स पर, फूड बेवरेज, क्लब मेंबरशिप, हेल्थ सर्विस अगर कोई प्रोवाइड करा रहा है, ब्यूटी ट्रीटमेंट अगर दिया जा रहा है, गुड्स जो खो चुकी हैं, चुराई जा चुकी हैं या ख़राब हो चुकी हैं, या अगर आपको गिफ्ट के तौर पर दी गई है तो उन पर आप अपनी ITC क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, एक रिटेलर ने 10,000 का सामान परचेज़ किया, उस पर उसकी 1800 GST लगी है 18% के हिसाब से। इस कंडीशन के अंदर वो 1800 अपना क्लेम कर सकता है अपनी सेल्स की GST की लायबिलिटी को कम करने के लिए। यानी कि अब उसे अपने सेल GST पर सेल्स आउटपुट में 1800 रुपये कम देने होंगे। नेक्स्ट इज डिकोड द 15 डिजिट ऑफ GST विद एग्जाम्पल। जो हमें 15 डिजिट का GST नंबर मिलता है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारा जो GST नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, जो कि एक असाइनिंग अथॉरिटी के द्वारा हमें दिया जाता है। जो 07 हमारा डिजिट होता है, जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट होती है, 07 हो सकती है, 06 हो सकती है, 26 हो सकती है, वो हमारा स्टेट कोड होता है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। 07 ABCDE 1 2 3 4 F 1 Z 5, हम इसे इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। तो बेसिकली जो आगे की स्टार्टिंग की 2 डिजिट होती है वो हमारा स्टेट कोड होता है। जैसे कि 07 दिल्ली का स्टेट कोड है। अगला ABCDE 1 2 3 4 F, यानी कि 3 से लेके 12 तक की जो डिजिट होती है वो उस बिज़नेस का पैन नंबर होता है। नेक्स्ट इज जो 13th डिजिट होती है, एंटिटी नंबर ऑफ द पैन इन अ स्टेट। उस स्टेट के अंदर एंटिटी नंबर क्या है उस पैन का, ये दर्शाता है।
कि ये कौन से स्टेट की है। जो पेन है वो कौन से स्टेट का बना हुआ है। 14 डिजिट्स जो हमारे शो करती है वो डिफ़ॉल्ट लेटर को शो करती है मोस्टली। 15 डिजिट हमारी होती है चेक डिजिट फॉर एरर डिटेक्शन। किसी भी एरर डिटेक्शन को चेक करने के लिए 15th डिजिट हमारी होती है, जो कि ऑटो जनरेटेड होती है बाय द GST। अब यहाँ पर हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 07 हमारा स्टेट कोड है। ABCDE 1 2 3 4 F हमारा पैन नंबर है। 1 जो हमारा न्यूमेरिकल दिया गया है वो फर्स्ट GST रजिस्ट्रेशन अंडर दिस पैन इन दिल्ली, यानी कि ये GST नंबर इस पैन दिल्ली के अंदर कब रजिस्टर्ड हुआ था, कौन से नंबर पर है, वो इसे शो करता है। सेकेंड इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए एक कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट होती है बाय GST। और वेरिफिकेशन यूज़ के लिए चेक सम डिजिट मिलता है हमें, जो कि हमारा 15th नंबर होता है। यानी कि अगर हम इसकी समरी करते हैं तो कॉम्बिनेशन है स्टेट कोड प्लस पैन प्लस एंटिटी नंबर प्लस डिफ़ॉल्ट प्लस चेक डिजिट का। ये हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि वो बिज़नेस कौन सी लोकेशन पर है, बिज़नेस का पैन क्या है, उसका नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन क्या है अंडर अ सिंगल पैन। कुछ यहाँ पर हमारे स्टेट कोड की एग्जांपल हमने चूज़ किए हैं। जैसे दिल्ली का स्टेट कोड होता है 07, दिल्ली का GST स्टेट कोड होता है 07, महाराष्ट्र का 27, उत्तर प्रदेश का 09 एंड गुजरात का 24। हम एक एग्जांपल यहाँ पर न्यूमेरिकल देखते हैं। अ शॉपकीपर मेड द फॉलोइंग सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ नवंबर 24 के अंदर उसने कुछ ट्रांजेक्शन की है, जैसे कि उसने नॉन रोस्टेड ग्राउंडनट खरीदे हैं 2 लाख रुपए के, कॉर्नफ्लेक्स खरीदे हैं 80,000 के, चॉकलेट्स ली हैं उसने मतलब सप्लाई की हैं चॉकलेट्स 92,000 की, फूड ग्रेन सप्लाई किया 5 लाख का, जिसके ऊपर 12% की GST बनती है। हमें यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी GST के अंदर एप्लीकेबल है और कौन से नहीं। तो ग्राउंड नट जो कि नॉट रोस्टेड है वो GST के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ये एक एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट GST के अंदर नहीं आते बेसिकली। कॉर्नफ्लेक्स 80,000 के जो कॉर्नफ्लेक्स उसने ख़रीदे हैं, इस पर 12,000 की GST लगेगी। कॉर्नफ्लेक्स पर 18% नहीं लगती है। चॉकलेट्स जो 92,000 की उसने ख़रीदी है, इस पर 18% की GST लगेगी। फूड ग्रेन्स जो कि लिए गए हैं वो एक एग्जेम्प्टेड है क्योंकि वो अंडर प्रोसेस्ड है, अभी प्रॉपर तरीके से उनका प्रॉपर तरीके से वो भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं मार्केट यूज़ के लिए। तो हमारे 2 प्रोडक्ट हैं जिस पर टैक्स लगेगा, कॉर्नफ्लेक्स और चॉकलेट। कॉर्नफ्लेक्स पे 12%, चॉकलेट पे 18% का। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारी अमाउंट 12% की बनेगी 80,000 और इसकी बनेगी 18% की बनेगी 9,600। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली इंटर स्टेट की डेफिनेशन अगर हम देखें, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट। इंटर स्टेट के अंदर जो गुड्स की सप्लाई है वो सेम ही से स्टेट के अंदर होती है। इंटर स्टेट के अंदर अलग उसमें होती है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड बायर। जो सप्लायर की लोकेशन होती है, बायर की लोकेशन होती है, वो सेम होती है इंट्रा स्टेट के अंदर। इस स्टेट के अंदर इंटर स्टेट के अंदर सप्लायर और बायर की लोकेशन अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होता है। टैक्स एप्लीकेबिलिटी इंटर स्टेट के अंदर इंटर स्टेट के अंदर CGST प्लस SGST लगता है। इंटर स्टेट के अंदर IGST लगता है। इंटर स्टेट के अंदर CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। इंटर स्टेट के अंदर IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाती है, जो कि स्टेट
से शेयर कर ली जाती है बाद में। इंटर स्टेट के अंदर जो दोनों पार्टी होती है वो सेम स्टेट कोड की होती है। इंटर स्टेट के अंदर पार्टी का स्टेट कोड अलग अलग होता है। यहाँ पर अब हम एक दो एग्जाम्पल देकर हम इसे समझा सकते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ही ट्रांजैक्शन की गई है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर से ट्रांजैक्शन की गई है महाराष्ट्र पुणे के अंदर, तो ये दोनों सेम ही स्टेट के अंदर हैं, तो यहाँ पर GST 99% लगेगी। दिल्ली से हरियाणा में सप्लाई किया गया है तो 18% GST लगेगी। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि किस तरीके से हमने किया है। हम पहले यही चेक करेंगे कि GST लगेगी किस किस पर, फिर हम उस GST को कैलकुलेट करेंगे और एंड में हम उसका आंसर निकाल देंगे। किस पे 18% लगेगी, किस पे 5% लगेगी, उसके अकॉर्डिंग। हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ आइटम्स आर इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू एंड विच टाइप ऑफ आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर कौन से आइटम्स आते हैं और कौन से आइटम्स नहीं आते, हम उसको देखेंगे। तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जो हमें करने ही चाहिए, वो हैं टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस एंड चार्ज। कोई भी टैक्स लग रहा है, कोई भी ड्यूटी लग रही है, कोई भी फीस लग रही है, कोई भी सेस लग रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर आएगा। जैसे कि एक्सरसाइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी जो कि आप पोर्ट पर देते हैं। नेक्स्ट इज अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। बायर पेज फ्रेट और पैकिंग कॉस्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। अगर सेलर के बेस पे, जो मान लीजिए सेलर के लिए हमने पैकेजिंग की है, सेलर के लिए हमने ट्रांसपोर्ट किया है, उस बेस पर अगर हम कोई कॉस्ट लगा रहे हैं तो वो कॉस्ट हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ऐड होगी। इंसिडेंटल एक्सपेंस जैसे कि कोई पैकिंग, कमीशन, लोडिंग या अनलोडिंग चार्ज सप्लायर का, वो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ऐड होगा, बिल के अंदर हम ऐड करेंगे उसको। इंटरेस्ट और लेट फ़ी और पेनल्टी, अगर किसी भी तरीके की लेट लग जाता है सब या फिर पेनल्टी लग जाती है किसी भी तरीके की, तो वो भी हम इनवॉइस के अंदर ऐड करेंगे। अगर किसी भी तरीके की सब्सिडी उसमें लिंक की गई है तो हम उस चीज़ को एक्सक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट की साइड से जिन जिन चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती है, हम उस पर सब्सिडी दे के उसको लेस कर देंगे अपने इनवॉइस के अंदर से। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होती। पहला, डिस्काउंट। These are excluded from transaction value before or at the time of supply. Recorded in invoice, allowed after supply, allowed only if it is an agreement before supply. आप डिस्काउंट इसमें तभी ऐड कर सकते हैं अगर वो सप्लाई से पहले बताया गया हो, सप्लाई के बाद ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ये ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट है GST अमाउंट। GST चार्ज सेपरेटली चार्ज किया जाता है, तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, किसी भी तरीके की सब्सिडी अगर प्रोवाइड की जा रही है तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगी। रीइंबर्स्ड एक्सपेंस नॉट पार्ट ऑफ सप्लाई। एक्सपेंस पेड बाय रिसिप्टेंट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ सर्विस गुड। अगर किसी भी तरीके का एक्सपेंस रिसिप्टेंट ने पे किया है जो कि गुड्स और सर्विस का पार्ट नहीं है, तो वो भी हमारे ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल, एक सप्लाई ने 1 लाख रुपए का सेल किया है, जिसमें कि पैकेजिंग चार्ज है 2 लाख का, फ्रेट उसने लगाया है, फ्रेट जो सप्लायर ने पे किया है खुद से, वो 3,000 का है, डिस्काउंट उसमें लगा है 5,000 का और GST 18% की। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी 1 लाख, उसके अंदर पैकेजिंग चार्ज लगेगा 2,000 का, उसके अंदर फ्रेट लगेगा 3,000 का, फिर उसके अंदर से जो हमने डिस्काउंट उसको दिया है वो माइनस हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 लाख की। इस पे हम GST कैलकुलेट कर देंगे, तो जो GST कैलकुलेट होगी वो 1 लाख पे कैलकुलेट होगी। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न्स।
रिटर्न्स क्या है और उसके टाइप्स कितने तरीके के हैं। तो बेसिकली रिटर्न एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिस पे कि टैक्स पेयर जो होता है अपनी जीएसटी को फाइल करता है, जिसके अंदर सेल्स की डिटेल, परचेज, टैक्स कलेक्टेड, कितना टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना लगेगा, इनपुट क्रेडिट वो कितना ले सकते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, ये उसके अंदर स्पेसिफाई होता है। फाइलिंग रिटर्न्स इंश्योर टैक्स कंप्लायंस, हेल्प इन टैक्स कैलकुलेशन एंड अलाउ द गवर्नमेंट टू ट्रैक टैक्स लाइबिलिटी एंड क्रेडिट। रिटर्न्स को फाइल करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे कितने का टैक्स हम पे लग रहा है, टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है एंड गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि कितनी टैक्स लाइबिलिटी और क्रेडिट्स बना है। ये बेसिकली कितने टाइप्स की होती है हम देख लेते हैं। पहले होती है GSTR 1 जो कि आउटवर्ड सप्लाई होती है, यानी कि जो सेल करी है हमने उसके लिए हम GSTR 1 को फाइल करते हैं। ये ऑल रेगुलर टाइप के टैक्स पेयर इसको पे करते हैं मंथली या फिर क्वार्टरली। GSTR 2 भी एक ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट होती है, ये एक तरीके की, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितना पे करना है। ये भी हर तरीके की ऑल रेगुलर टैक्स पेयर जो होते हैं वो पे करते हैं मंथली, ये मंथली व्यू कर सकते हैं इसको। GSTR 3 भी जो होती है ये समरी होती है रिटर्न और आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई की, कि क्या हम कितना हमारा आउटवर्ड हुआ है, क्या हमारा इनवर्ड सप्लाई, उस चीज़ की ये समरी होती है। ऑल रेगुलर टैक्स पेयर इसको देख सकते हैं मंथली। GSTR 4 रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स पेयर। कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स पेयर जो होते हैं उसके लिए वो लोग ये रिटर्न फाइल करते हैं। कॉम्पोजिशन डीलर्स इसको फाइल करते हैं, सभी तरीके के नहीं कर सकते, वो एनुअली इसको फाइल करते हैं। GSTR फाइल रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं वो GSTR 5 फाइल करते हैं। ये नॉन रेजिडेंट सप्लायर होते हैं और ये भी मंथली फाइल करते हैं। नेक्स्ट इज GSTR 7 रिटर्न फॉर TDS डिडक्टर अंडर GST। TDS फाइल करने के लिए हमें GSTR 7 फाइल करनी पड़ती है। इसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फाइल करती हैं या एजेंसी फाइल करती हैं और ये मंथली फाइल किया जाता है। GSTR 8 रिटर्न फॉर TCS कलेक्टर, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जो TCS कलेक्टर हमें फ़ाइल करना है तो हमें GSTR 8 को फाइल करना पड़ेगा, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ही फाइल करता है मंथली बेसिस पर। GSTR 9C एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है और ऑडिट रिपोर्ट होती है, जिसे कि टैक्स पेयर जिसकी अबव 5 करोड़ से टर्नओवर है वो फाइल करता है एनुअली। GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न होता है जिसे कि हर तरीके के टैक्स पेयर और रेगुलर टैक्स पेयर पे करते हैं एनुअली। GSTR 10 फाइनल रिटर्न होता है जिसके अंदर की ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेयर हुज GST इज कैंसिल, जिसकी GST कैंसिल्ड हो चुकी है वो GSTR 10 को एक ही बार फाइल करती है। GSTR 11 रिटर्न फॉर UIN होल्डर, जिन्होंने UIN नंबर होल्ड किया है वो इसे फाइल करते हैं मंथली बेसिस पर। तो ये हमारे GST रिटर्न के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST बेस्ड ऑन देयर होल्ड लिमिट एज पर सेक्शन 22। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि देयर होल्ड लिमिट्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है और किसके लिए टैक्स कंपलसरी होता है। तो पर्सनल लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन देयर होल्ड लिमिट्स, ये सेक्शन 22 के अंदर CGST एक्ट 2017 के अंदर इसमें बताया गया है कि किस किस को अंडर GST ये लिमिट को रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि देयर होल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, अ पर्सन इज लाइबल टू रजिस्टर इफ़ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड, यानी कि उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख से अबव हो नॉर्मल स्टेट के अंदर, और 10 लाख से अबव हो स्पेशली जैसे कि मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ऐसे स्टेट्स के अंदर। वो रजिस्ट्रेशन लिमिट्स ये है देयर होल्ड की। डिवाइस देयर होल्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स
फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 के अंदर जो बताया गया है, रिवाइज जब हुआ था इसका, इस एक्ट का, तो इसके अंदर बताया गया है कि 40 लैक्स नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 20 लैक्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। द हायर लिमिट डज नॉट सप्लाई टू सर्विस प्रोवाइड और मिक्सचर गुड्स मिक्स्ड सप्लायर्स। हु इज़ कवर्ड, कौन कौन इसके अंदर आता है? एक इंडिविजुअल, HUFs, कंपनीज, LLPs, फॉर्म्स, ट्रस्ट, सभी तरीके के बिजनेस इसके अंदर आते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर उसी लिमिट्स के अकॉर्डिंग हो। सेक्शन 24 के अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST किस किस का होना ज़रूरी है? एज पर सेक्शन 24 और GST एक्ट 2017 द फॉलोइंग पर्सन आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर GST इवन इफ देयर टर्नओवर इज़ बिलो द देयर सोल्ड लिमिट। अगर उनकी लिमिट्स से कम भी है तो भी उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पर्सन रिक्वायर्ड फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, अगर कोई इंटर स्टेट अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, गुड्स प्रोवाइड करा रहा है, तो वो उसके लिए इस GST होना कंपल्सरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसके लिए भी होना ज़रूरी है GST रजिस्ट्रेशन। पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है अंडर रिवर्स चार्ज में उसका GST रिक्वायरमेंट है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसके पास भी GST देयर सोल्ड के लिए वो भी एप्लीकेबल है। देयर सोल्ड रिक्वायर्ड टू टैक्स TDS अंडर सेक्शन 51 के अंदर अगर कोई पर्सन आ रहा है तो वो भी GST देयर सोल्ड लिमिट को पे करने के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई TCS अंडर सेक्शन 52 के अंदर आ रहा है तो वो भी इसके लिमिट देयर सोल्ड लिमिट को पे करेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, अगर कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को सप्लाई कर रहा है। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर और भी किसी टॉपिक्स पर वीडियो बनानी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।